हेलो गाइस, कैसे हैं गाइस। आज हम बात करने वाले हैं AIBE का जो एग्ज़ाम होगा। AIBE का एग्ज़ामिनेशन होगा, यानी कि अखिल भारतीय अधिवक्ता परीक्षा का। इसका एग्ज़ाम हो रहा है 22 दिसंबर को। तो उसी के परिप्रेक्ष्य में ये आज का पहला वीडियो है। जो 2013 में इसका एग्ज़ाम हुआ था, 25 अगस्त 2013 को इसका एग्ज़ाम हुआ था, उसका पूरा पेपर है और उसको नए तरीके से हम आपको इसमें बताएंगे। जो जैसे कि IPC की धारा में क्या चेंज हुआ है, CRPC की धारा में क्या चेंज हुआ है, जो सात नियम है, और इससे मैं पूरा आपको बता देंगे। ठीक है, जो भी धारा इसमें नया है। तो सबसे पहले क्वेश्चन देखेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, सिविल प्रक्रिया संहिता के अधीन उपबंध जो अकिंचन व्यक्तियों के द्वारा वाद से संबंधित। यहाँ पे अकिंचन का मतलब ये जो गरीब व्यक्ति हैं, तो किससे संबंधित है? इसका सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि आदेश 33। आदेश 33 में क्या बात कही गई है कि निर्धन अकिंचन व्यक्तियों द्वारा वाद के विषय में प्रावधान करता है। दूसरा यहाँ पर देखेंगे, परसीमा अधिनियम 1963 की धारा 5 पर्याप्त कारण के कारण पर्याप्त समाधान पर किसे दाखिल करने में विलंब को माफ करने के लिए न्यायालय को समर्थ बनाती है। इसका सही आंसर देखिए हो जाएगा अपील या आवेदन। यानी कि परसीमा अधिनियम की धारा 5 कुछ दशाओं में विहित काल के विस्तारण के विषय में प्रावधान करती है। कोई भी अपील या आवेदन विहित काल के बाद भी ग्रहण किया जा सकता है यदि ऐसी अपील या आवेदन न करने के लिए पर्याप्त हेतु था। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है यहाँ पर देखिए कि बंधक द्वारा रखी गई, यानी कि बंधक रखी गई अस्थावर संपत्ति के कब्जे, जो अस्थावर संपत्ति है उनके कब्जे का प्रत्युद्धरण करने के लिए बंधककर्ता द्वारा वाद दाखिल करने में विहित परिसीमा अवधि कितनी होगी? तो 30 वर्ष होगी। कितना होगा? 30 वर्ष होगा। इसमें देख सकते हैं कि जो परिसीमा अधिनियम की अनुसूची के भाग 6 के अनुच्छेद 61 का के अनुसार बंधक स्थावर यानी कि अचल संपत्ति के कब्जे के प्रत्युद्धरण के लिए वाद ऐसा अधिकार उत्पन्न होने के 30 वर्ष के भीतर दाखिल किया जा सकता है। अब यहाँ पर देखिए, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के अधीन कौन सा प्रावधान है जो विशेषज्ञों की राय की सुसंगति के संबंध में प्रावधान करती है? यह ध्यान रखना है कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 यहाँ पे बदल गया है। तो ये हो गया भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 हो गया है। यानी कि इसको हम कह सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में BSA। क्या कह सकते हैं? BSA कह सकते हैं। अब इसमें क्या प्रावधान किया गया है? जैसे धारा 49 है, ठीक है, धारा 49 में ये बदल गया है। तो धारा 49 जो है दरअसल ये हो गया है 43 और 44। धारा 49, 43 और 44 हो गया। तो इसका सही आंसर यहाँ पे देख सकते हैं कि 45, 46 है, जो कि अभी जो धारा है ये बदल गया है, ये 39 और 40 में हो गया। यानी कि जो धारा 39 और 40 में प्रावधान है, जो प्रावधान पहले यानी कि 1872 की धारा में 45 और 46 में था, वो अब BSA में यानी कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम में 2023 में या 39-40 में प्रावधान किया गया। अब हम समझ लेते हैं कि जैसे यहाँ पर देख सकते हैं कि धारा 49 और 50 है। धारा 49-50 में जो प्रावधान था, यानी कि उसमें प्रावधान था, जैसे 49 में प्रावधान था कि प्रथाओं सिद्धांतों आदि के बारे में राय कब सुसंगत है। ठीक है, तो ये जो बदल गया है, तो बदलने के बाद धारा 49 को धारा 43 हो गया है और धारा 50 जो है धारा 44 में हो गया। तो 44 में है नातेदारी के बारे में राय कब सुसंगत है, और यहाँ पे जो 23 है धारा 23 हो गया है 21, और धारा जो 24 है वो हो गया धारा 22। तो 21 में क्या है कि 21 में सिविल मामलों के स्वीकृतियाँ कब सुसंगत हैं, और 22 में है उत्प्रेरणा, धमकी या प्रपीड़न या फिर वचन द्वारा कराई गई संस्वीकृति दांडिक कार्रवाई में कब विसंगत होती है। अब यहाँ पर देखिए धारा यहाँ पे 81-82 है, तो ये जो है 80 में है। 80 में प्रावधान है जैसे राजपत्रों, समाचार पत्रों फिर या फिर अन्य दस्तावेजों के बारे में उपधारणा बताता है। अब अगला यहाँ पे है, कौन विनिश्चय करता है कि कई ढंगों में से किसमें वह डिक्री का निष्पादन करेगा या करेगी? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, डिक्रीदार। यानी कि जो सिविल प्रक्रिया संहिता है, यानी सिविल प्रक्रिया संहिता बदला नहीं है, सिविल प्रक्रिया संहिता वही है। तो सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 51 के अनुसार न्यायालय डिक्रीदार के आवेदन पर यह विनिश्चय करता है कि संहिता में उल्लेख रीति में से किसमें वह डिक्री का निष्पादन करेगा। अगला है, जहां वाद का पक्षकार विपक्षी पक्षकार से तथ्यों के संबंध में सूचना की अपेक्षा करता है, वहां वह अपने विरोधी से प्रश्नों की श्रृंखला पूछ सकता है। इसमें क्या कहा जा सकता है? इसमें कहा जा सकता है प्रश्नमाला। क्या कह सकता है? प्रश्नमाला।
यानी कि प्रश्नमाला यानी कि परिप्रश्न से तात्पर्य यह है कि प्रत्येक पक्षकार विरोधी पक्षकार से उन बातों को प्रकट करने के लिए बाध्य कर सकता है जिनको प्रकट करना अभिवचन को स्पष्ट करने या उसका उत्तर देने के लिए आवश्यक है। ऐसी जानकारी विरोधी पक्षकार को प्रश्नमालाओं यानी कि परिप्रश्नों को देकर प्राप्त की जा सकती है। अगला यहाँ पर है, एक या कई व्यक्तियों द्वारा या के विरुद्ध स्वयं या वाद में वही हित रखने वाले अन्य की ओर से दाखिल किया गया वाद क्या कहलाता है? तो वाद कहलाता है प्रातिनिधिक वाद। क्या क्या कहलाता है? प्रातिनिधिक वाद। ठीक है, तो प्रातिनिधिक वाद के विषय में प्रावधान सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 1 नियम 8 में दिया गया है। आगे है, वाद के लंबित रहने के दौरान संपत्ति का संरक्षण करने, परिरक्षण करने और प्रबंध करने के लिए न्यायालय द्वारा नियुक्त व्यक्ति कौन है? प्रापक हैं, जिसे रिसीवर कहा जाता है। प्रापक यानी कि रिसीवर, ये जो है सीपीसी के आदेश 40 नियम 1 के अधीन है, जो नियुक्त किया जा सकता है। अगला है, लोक सेवक को उसके लोक कर्तव्यों के निर्वहन में अवरुद्ध करना है। अवरुद्ध करना है, इसका क्या आंसर होगा? इसका देखिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन ख, यानी कि जमानती अपराध है। ठीक है, जमानती अपराध है, इसका आंसर हो जाएगा। और अगला देखेंगे यहाँ पे कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे हम यहाँ पर कि दंड विधि के अधीन अपराध के पीड़ितों को प्रतिकट संबंधित है। यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी यानी कि धारा 357 हो जाएगा। ठीक है, देखो धारा 357 में, तो धारा 357 बदल गया है, तो धारा 357 ये हो जाएगा बीएनएस में, भारतीय न्याय संहिता में। ठीक, नहीं, ये जो है आपका सिविल है, वो दंड विधि है, सीआरपीसी है, सीआरपीसी की धारा 395 हो जाएगा। तो 395 की धारा अब ये प्रावधान हो गई है, तो धारा 357 वाला जो प्रावधान था अब नए में 395 हो गया है। तो जो 336 में था वो अब हो गया है 375 में, और जो 331 में था वो हो गया है 370 में, और जो 335 में था अब वो हो गया है 374 में। तो समझने वाली ये बात है कि जैसे कि यहाँ पे बात कहा गया है कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 357, तो धारा 357 को ना पढ़ करके 395 पढ़ेंगे। तो धारा 395 कितने में? 395। तो यहाँ पर ये पढ़ेंगे भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता यानी कि 2023 धारा 395 के अंतर्गत न्यायालय अपराध कि पीड़ित व्यक्ति को धारा में उल्लिखित परिस्थितियों के अधीन पीड़ित को हुई हानि या क्षति के विषय में प्रतिकर देने का आदेश दे सकता है। अब वहीं पर जो धारा बदल गई है यानी 336 की बजाय 375 हो गया है, इसमें क्या प्रावधान है? इसमें भार साधक अधिकारी के कृत्यों का निर्वहन कहा गया है, भार साधक अधिकारी के कृत्यों का निर्वहन। और अगर 370 की बात करें, 370 में ये कहा गया है कि जो जांच है ना, जांच से संबंधित है, ये सारी चीज़ें जांच से संबंधित है। और जो 335 है, 374 हो गया धारा, तो 374 में कहा गया है कि जैसे चित्त विकृति के अवधारणा पर जो भी दोष मुक्त हैं उनके बारे में बताया गया है। अगला है यहाँ पर देख सकते हैं, अगला यहाँ पर है कि कौन व्यक्ति दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 230 के अधीन संयुक्त रूप से आरोपित किया जा सकता है और एक साथ विचारण किया जा सकता है। क्वेश्चन ये था, लेकिन हम इसको नए तरीके से क्या पढ़ेंगे कि कौन व्यक्ति बी यानी कि जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा, अब यहाँ पे जो 223 है, 223 बदलकर 246 हो गया है, ध्यान रखना है 246 धारा को पढ़ना, 223 की बजाय 246 लेके चलना है। तो 246 के अधीन संयुक्त रूप से आरोपित किया जा सकता है, एक साथ विचारण किया जा सकता है। तो ये इसमें सभी हो जाएंगे, यानी कि एक ही समव्यवहार के अनुक्रम में कारित एक ही अपराध के अभियुक्त व्यक्ति, अपराध के अभियुक्त व्यक्ति और ऐसे अपराध को कारित करने के दुष्प्रेरण या प्रयत्न के अभियुक्त व्यक्ति, एक ही समव्यवहार के अनुक्रम में कारित विभिन्न अपराधों के अभियुक्त व्यक्ति, ये सभी सही हो जाएंगे। आगे है व्यवसाय संघ अधिनियम 1926 के अधीन परिकल्पित प्रमुख नियामक क्या है? ऑप्शन इसका सी से हो जाएगा, यानी कि व्यवसाय संघ का रजिस्ट्रार है। क्या हो जाएगा?
व्यवसाय संघ का रजिस्ट्रार है। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। अगला है कि अध्यापक औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 के अधीन कर्मकार के संवर्ग के अधीन आने वाला कर्मकार नहीं है। इसकी किस मामले में अभिपुष्टि की गई है? तो किस मामले में की गई है? दिल्ली विश्वविद्यालय बनाम रामनाथ में। ठीक है, यहाँ पर देखेंगे न्यासी द्वारा उसकी शक्तियों के आधिक्य में या न्यास के उल्लंघन में की गई संविदा को विनिर्दिष्ट रूप से प्रवर्तित नहीं किया जा सकता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम 1963 की धारा 11(2) के अनुसार। ठीक है, 15 देखेंगे हम। विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम 1963 की धारा 41 के अधीन व्यादेश मंजूर नहीं किया जा सकता है। इसका सही आंसर यानी कि पूरा हो जाएगा कि उस न्यायालय में जिससे व्यादेश की अपेक्षा की जाती है कि अधीनस्थ न होने वाले न्यायालय में किसी कार्रवाई को संस्थित या अभियोजित करने से किसी व्यक्ति को निर्बंधित करने के लिए। दूसरा, किसी व्यक्ति को किसी विधायी निकाय में आवेदन करने से निर्बंधित करने के लिए। तीसरा, दांडिक मामले में किसी कार्यवाही को संस्थित करने या अभियोजित करने से किसी व्यक्ति को निर्बंधित करने के लिए, यानी कि चारों इसका आंसर सही हो जाएगा, तीनों। ठीक है, विनिर्दिष्ट अनुतोष केवल व्यक्तिगत सिविल अधिकार को प्रवर्तित करने के प्रयोजन के लिए मंजूर किया जा सकता है और ना कि केवल दांडिक विधि को प्रवर्तित करने के प्रयोजन के लिए। कौन सा उपबंध ऐसे प्रतिषेध को प्रवर्तित करता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम 1963 की धारा 4। अगला है, उच्चतम न्यायालय द्वारा के मामले में यह अवधारित किया गया था कि उद्देशिका संविधान का भाग नहीं थी और इसे ... के मामले में अमान्य किया गया। किस मामले में किया? बेरुवाड़ी यूनियन। ठीक है, तो इसमें केशवानंद भारती बनाम स्टेट ऑफ केरल है। अगला चलेंगे, न्यायमूर्ति रामानंदन समिति संबंधित है तो क्रीमीलेयर से संबंधित है। इनका ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा क्रीमीलेयर। उच्चतम न्यायालय की मूल अधिकारिता का प्रावधान, तो मूल अधिकारिता का प्रावधान, इसमें उच्चतम न्यायालय की मूल अधिकारिता का प्रावधान की बात कर रहा है। ठीक है, ये चीज़ को ध्यान रखना है। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन सी इसका हो जाएगा आंसर कि अनुच्छेद 131। तो अनुच्छेद 226 में क्या है? अनुच्छेद 226 में हाईकोर्ट को रिट जारी करने की शक्ति है। ठीक है, और अनुच्छेद 130 में क्या कहा गया है कि जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट का गठन दिल्ली में भी तो किया जा सकता है, लेकिन मौके पे कहीं से, यानी कि भारत में किसी भी स्टेट में सुप्रीम कोर्ट का गठन किए जाने का प्रावधान 130 में कहा गया है। और अनुच्छेद 124 में सुप्रीम कोर्ट के गठन का प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 124 में। अगला है कि उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित विधि सभी न्यायालयों पर आबद्धकारी होगा, यह उल्लेख किया गया है। तो भैया किस में किया गया है? यह उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 141 में। तो अनुच्छेद 142 क्या है? अनुच्छेद 142 में क्या है? सुप्रीम कोर्ट को कुछ विशेषाधिकार दिया गया है। और अनुच्छेद 143 में क्या कहा गया? राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकती है। अनुच्छेद 136 में क्या कहा गया है? अनुच्छेद 136 में ये कहा गया है कि अपील, यानी कि अपील से संबंधित है, यानी कि जैसे कि लोअर कोर्ट से, हाई कोर्ट से अगर मान लो उसको अपील डालना हो तो यहाँ पर लोग अपील डाल सकते हैं। तो सामाजिक उपयोगितावाद के सिद्धांत के अनुसार, जैसा कि इहरिंग द्वारा प्रतिपादित किया गया, इसमें कौन सा है? तो विधि सामाजिक उद्देश्य का साधन है। इसका सही आंसर हो जाएगा विधि सामाजिक उद्देश्य का साधन है। तो इहरिंग सामाजिक उपयोगितावाद के सिद्धांत के अनुसार यही है। तो समान कार्य के लिए समान वेतन प्रवर्तित किया जा सकता है, अनुच्छेद 14 से लेकर 16 तक है। ठीक है, अगला है यहाँ पर प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग इस प्रकार किया जाएगा जिससे संसद द्वारा निर्मित विधि और किसी विद्यमान विधि के अनुपालन को सुनिश्चित किया जाए। इसका उल्लेख किस में किया गया है? इसका उल्लेख किया गया है 256 में, अनुच्छेद 256 में किया गया है। ठीक है, अब आगे चलेंगे हम लोग। यहाँ पर मुस्लिम विधि के अधीन मुबारत निर्दिष्ट क्या करता है? मुबारत जो है पारस्परिक सम्मति से विवाह का विघटन जो होता है वो मुबारत होता है। ठीक है, मुबारत उसे कहते हैं कि जहाँ पे विवाह विच्छेद होता है, यानी कि पारस्परिक सहमति द्वारा विवाह विच्छेद को मुबारत कहते हैं। मुबारत द्वारा विवाह विच्छेद का प्रस्ताव किसी पक्षकार द्वारा लाया जा सकता है। इसमें प्रतिफल की भी आवश्यकता नहीं, क्योंकि विवाह विच्छेद के लिए दोनों पक्षकार सहमत होते हैं। अगला भारतीय विवाह विच्छेद अधिनियम। अब विवाह विच्छेद अधिनियम की धारा 10 के विभेदपूर्ण पहलुओं का निवारण नई धारा को प्रतिस्थापित करके किया गया था। तो भारतीय विवाह विच्छेद संशोधन अधिनियम 2001 द्वारा। ठीक है, अगला है यहाँ पर
26वां देखो, राष्ट्रीय हित में कंपनियों के समामेलन का प्रावधान किसमें किया गया है? ये किया गया है भैया, ये कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 396 के अधीन किया गया है, यानी कि इसका आंसर ऑप्शन सी सही हो जाएगा। कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 171 के अधीन कंपनी की सामान्य बैठक लिखित में नोटिस देकर आहूत की जा सकेगी। ये कौन सा इसका सही आंसर? 21 दिनों से अन्यून की अवधि के भीतर, यानी कि कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 171 के अनुसार कंपनी की सामान्य बैठक की सूचना लिखित होनी चाहिए और अधिवेशन के लिए 21 दिन पूर्व सदस्यों को मिल जानी चाहिए। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी सदस्यों की संख्या सीमित करती है, कितना करती है भैया? ये 50 तक करती है, यानी जो भी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी उनके सदस्यों की संख्या 50 से अधिक नहीं होनी चाहिए। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम को प्रवर्तित किया गया था वर्ष 1986 में, किसमें? 1986 में किया गया। कब किया गया था? 24 दिसंबर 1986 को इसे लागू कर दिया गया था। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के अधीन जिला फोरम की अधिकारिता अधिक नहीं होनी चाहिए, तो भैया 20 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए। कितना? 20 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए। अगला देखेंगे यहाँ पर कि एविडाइसी विधि के शासन का दूसरा सिद्धांत संबंधित है किससे भैया? विधि के समझ क्षमता से। ठीक है, विधि की समझ क्षमता से, ऑप्शन 20 का हो जाएगा। उच्चतम न्यायालय की 7 सदस्यीय पीठ ने अधिकरण से संबंधित संविधान के अनुच्छेद 323 का के खंड 2 घ और अनुच्छेद 323 ख के खंड 3 ख को सर्वसम्मति से विखंडित की थी, जो उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता को अपवर्जित किया था। न्यायालय ने अवधारित किया था कि विधायी कार्यवाही पर न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति अनुच्छेद 226 के अधीन उच्च न्यायालय में, अनुच्छेद 32 के अधीन उच्चतम न्यायालय में निहित है। यह संविधान की मूल संरचना और अभिन्न भाग है। मामले का नाम क्या है भैया? तो मामले का नाम है एल चंद्र कुमार बनाम यूनियन ऑफ इंडिया। दस्तावेजों की अंतर्वस्तु साबित की जा सकेगी या तो प्राथमिक साक्ष्य द्वारा या तो द्वितीयक साक्ष्य द्वारा, इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला यहाँ पे देखेंगे कि किसी व्यक्ति द्वारा दिए गए दस्तावेज की अंतर्वस्तुओं का मौखिक विवरण जिसे अपने स्वयं देखा है, यानी कि उसे द्वितीयक साक्ष्य कहा जाता है। ठीक है, द्वितीयक साक्ष्य कहा जाता है। अगला चलेंगे हम डीएनए परिरक्षण भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 12। अब यहाँ पे जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम है, तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की धारा इसमें हम 10 समझेंगे, यानी कि जो धारा ये 12 है, 12 को ना समझकर 10 समझेंगे, क्योंकि नई धारा 10 है। तो नई धारा 10 के अधीन परिकल्पित निश्चायक उपधारणा का खंडन नहीं कर सकता है। पक्षकार ऐसी निश्चायक उपधारणा की कठोरता को केवल अपहुंच को साबित करके निवारित कर सकते हैं। जो नकारात्मक सबूत है ऐसे निम्न में से किस मामले में अवधारित किया गया था? तो भैया शेख फखरुद्दीन बनाम शेख मोहम्मद हसन। ठीक है, अगला है मृत व्यक्तियों के कथन किस प्रावधान के अधीन सुसंगत है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की 32(4) में। तो देखो ऐसा है कि ये तो बदल गया है, तो जो 32(4) था वो हो गया भैया अब 26, यानी कि नए में, यानी कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की धारा 26 में यह प्रावधान है मृत व्यक्तियों का। अगर हम बात करें कि ये जो 48 है, जो 1872 की धारा 48 थी, वो हो गया 42। तो 42 में क्या है भैया? तो 42 में है साधारण रूढ़ि या अधिकार के अस्तित्व के बारे में। और जो धारा 49 दिया गया, धारा 49 बदल कर हो गया है 43 में। तो 43 में क्या प्रावधान? जो प्रथाएं हैं उनके सिद्धांत, प्रथाओं, सिद्धांतों के बारे में जानकारी दिया गया है। और यहाँ पे जो 13 है, ठीक है, जो 13 का है अब ये बदलकर 11 में हो गया है। तो 11 में जहाँ किसी रूढ़ि या अधिकार का प्रश्न हो, यानी कि उनके अस्तित्व का, यानी कि जहाँ अधिकार या किसी रूढ़ि के अस्तित्व का प्रश्न हो, तो ये इसमें आता है। अगला यहाँ पे चलेंगे कि साक्षीगण न्याय की आंख और कान है, किसका कथन है? भैया बेंथम का कथन है। किसका है? जरी बेंथम है, उनका कथन है साक्षीगण न्याय की आंख और कान दोनों हैं। ठीक है, अगला यहाँ पे देखेंगे धर्म, मूलवंश, जन्मस्थान, निवास, भाषा इत्यादि के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच शत्रुता उत्पन्न करना और सामंजस्य को बनाए रखने के प्रतिकूल कार्य करना भारतीय दंड संहिता के किस प्रावधान के अधीन अपराध है? तो भैया 153 का, जो भारतीय दंड संहिता था उसके हिसाब से 153 का था, लेकिन ये तो बदल गया है। तो बदलने के बाद ये कितने में हो गया है?
कि अब जो नई धारा है भारतीय न्याय संहिता जो 153 का थी वो बदलकर नई धारा हो गया 196 में यह प्रावधान किया। क्यों? धर्म, मूलवंश, जन्म स्थान, ये सब पूरा प्रावधान किया गया है। अब यहाँ हम बात करते हैं 120 का और खा का। 120 का और खा यानी कि नई धारा में 61 हो गया है, तो इसमें क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी की बात कही गई है और धारा 226 को खत्म कर दिया गया है। ठीक है, अगला है यहाँ पर इस अपराध का सार मस्तिष्क का सम्मिलन है। इसका भैया सही आंसर हो जाएगा 120 का, यानी कि जाहिर सी बात है, अभी बताया था पिछली धारा में, यानी कि जो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी है तो भैया ये धारा 61 में है, जो नई धारा है यानी कि भारतीय न्याय संहिता की BNS की जो नई धारा है 61 में है। और 133 जो पुरानी धारा है तो 133 हो गई 161 में। तो 161 में सैनिक, नौसैनिक, वायुसैनिक के बारे में प्रावधान किया गया है। और 221 की जो धारा है यानी कि 259 हो गया है, तो 259 में प्रावधान जैसे पकड़ने के लिए आबद्ध लोग, सेवक। ठीक है, और जो 340 है ये हो गया 127 में। तो 127 में सदोष प्रतिरोध के बारे में बात बताई गई है। अगला है का भवन के बाहर आग्नेयायुधों के साथ मनुष्यों को रखता है और खा से कहता है कि वह खा पर गोली चलाएंगे। यदि खा भवन को छोड़ने का प्रयत्न करता है, खा के विरुद्ध का द्वारा कारित किया गया अपराध कौन सा अपराध है? भैया सदोष अपराध है। ठीक है, तो का द्वारा जो सदोष अपराध किया गया है ये भारतीय दंड संहिता की 340 यानी कि जो 340 अभी बताया था 340 की धारा ना होकर अब ये 127 में हो गया है। ठीक है, 127 में सदोष अपराध के बारे में सही है धारा। चलिए अगले चलते हैं। यहाँ पर विक्रय के लिए आश्रित खाद्य या पेय का अपमिश्रण दंडनीय है। तो भैया इसमें जो है सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 272। तो लेकिन हमें 272 को नहीं याद करना, हमें क्या करना है कि हमें BNS के माध्यम से याद करना है कि भारतीय न्याय संहिता के हिसाब से। तो भारतीय न्याय संहिता की धारा में इसका उल्लेख किया गया है भैया 274 में। किसमें? 274 में। तो 274 में कहा गया विक्रय के लिए आश्रित खाद्य पेय का अपमिश्रण दंडनीय है। अगर हम बात करें यहाँ 227 लिखा है तो 227 को 266 में रखा गया है। तो 266 में यह बात कही गई है कि दंड के परिहार की वार्ता का यानी कि जो अतिक्रमण है, ठीक है, तो वो दंड के परिहार की, ठीक है, दंड के परिहार की शर्त का अतिक्रमण है। और अगर 279 की बात करें तो जो लोक जल स्रोत हैं, अगर जैसे लोग गंदे कर रहे हैं, जैसे जो पब्लिक जैसे पानी का स्रोत है, जैसे कुआं हो गया, तालाब है, अगर उसे लोग गंदा कर रहे हैं तो धारा 279 लगेगा। नई धारा पहले 277 लगती थी लेकिन अभी 279 लगेगी। और यहाँ पर जो 273 लिखा है भैया, जो धारा 273 लिखा है, तो धारा 273 बदल के हो गया धारा 275। 275 में क्या कहा गया? जो अपाय कर है, खाद्य या पेय का विक्रय करते हैं, ठीक है, चाहे वो खाद्य हो चाहे पेय का विक्रय करते हैं, भैया उनके लिए दंडनीय अपराध है। अगला है लोक सेवक को उसके कर्तव्य से विरत करने के लिए स्वेच्छा घोर उपहति कारित करना। तो भैया संज्ञेय और जमानती अपराध है, संज्ञेय है और अजमानती अपराध है। अगला चलेंगे भैया, अगला है कि का जेड से यह कह करके संपत्ति अभिप्राप्त करता है कि आपका शिशु मेरे गिरोह के हाथों में है और उसकी मृत्यु कारित की जाएगी यदि आप हमें 10,000 रुपये नहीं भेजते हैं तो ये भैया किस में आ जाएगा? उद्यापन में आ जाएगा। किस में आ जाएगा? उद्यापन। तो पहले ये 390 में था लेकिन अभी 309 में है, ठीक है, 309 को धारा को याद करना है, उद्यापन में आ जाएगा। अगला है यहाँ पर दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के अधीन कौन सा प्रावधान संस्कृति और कथनों को अभिलिखित करने के लिए मजिस्ट्रेट द्वारा अंगीकार की जानी चाहिए वाली प्रक्रिया के संबंध में प्रावधान करता है? तो यहाँ दंड प्रक्रिया संहिता के 1973 की बजाय भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 को समझेंगे, ठीक है। तो इसमें कहा गया है, इसका धारा हम बदल देते हैं, धारा 164 इसमें कहा गया पुराने में, तो धारा 183 है। तो धारा 183 में बात कही गई है, लेकिन अभी जो 162 है 162 का 181 में प्रावधान है। 181 में पुलिस को किया गया कथन अभिकथन है। और ये जो 163 है, 163 जो है भैया ये 182 में है। तो 182 में क्या कहा गया? कोई उत्प्रेरणा ना दिया जाना। और जो 164 का में कहा गया है,
164 का के बाद 184 में कहा गया है, 184 में बलात्कार के पीड़ित व्यक्ति के चिकित्सीय परीक्षण, यानी कि जो बलात्कार से पीड़ित है उनके डॉक्टरी परीक्षण के लिए। ठीक है, अगला चलेंगे यहाँ पे, कोई पुलिस अधिकारी मजिस्ट्रेट से आदेश के बिना और वारंट के बिना किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है जो पुलिस अधिकारी को उसके कर्तव्य के निष्पादन में अवरुद्ध करता है या जो विधिपूर्ण अभिरक्षा से भाग गया है या भागने का प्रयत्न करता है, तो किस धारा के अधीन है? तो भैया ये धारा है दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 41 अंगा। ठीक है, तो ये जो चीज़ें हैं सारी, जो 41 धारा है, 41 धारा आ जाती है टोटल 35 में, यानी कि जो नई धारा में है, यानी कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की नई धारा में यह आ जाता है भैया 35 में। तो 35 में ही पूरा है, यानी कि 41 का को 35 में रखा गया है, 41 का को 37 में रखा गया है, 41 का को 38 में रखा गया है। ठीक है, अगला है कि अभिभावक सौदेबाजी केवल उन अपराधों के संबंध में लागू है जिसके लिए कारावास का दंड कितना है? दंड भैया 7 वर्ष की अवधि तक है। अब 7 वर्ष की अवधि तक है, यानी कि इसमें जो 265 का दिया गया है तो इसमें 265A जो है अब 289 कर दिया गया, नई धारा में 289 में है। और जो ये धारा यानी कि जो प्रक्रिया, ये सारी चीज़ें क्या है, पहले की धारा में 265 का में था, अभी 289 में है। आगे देखिए, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 का, यहाँ पे दंड प्रक्रिया संहिता ना पढ़ के हम पढ़ेंगे क्या, यहाँ पे पढ़ेंगे भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 का कौन सा प्रावधान दोहरे संकट के विरुद्ध नियम के रूप में निर्देशित करने का प्रावधान करता है? तो भैया इसका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर आर्टिकल 337, धारा 337, यानी कि जो 300 में प्रावधान था वो 337 में, तो 300 अब जो 305 में था वो 342 में हो गया। 342 में क्या है, 342 में निगम या रजिस्ट्रीकृत सोसाइटी अभियुक्त, और जो 309 में था वो 309 अब हो गया 346 में। इसमें कार्यवाही स्थगित के बारे में, जैसे कोई कार्रवाई हो रही तो उसके स्थगित के बारे में बताया गया है। और जो 311 में था वो 348 में हो गया है। 348 में कहा गया है जो साक्षी को समन करना है। ठीक है, यदि अभियुक्त मुख्य अपराध से आरोपित किया जाता है किंतु उसके अधीन दोषी नहीं पाया जाता है तो उसे छोटे अपराध के लिए दोषी सिद्ध किया जा सकता है यदि साबित किए गए तथ्य निर्दिष्ट करते हैं कि ऐसा छोटा अपराध कारित किया गया था। ऐसे किस मामले में अवधारित किया गया था? भैया तो इसका सही आंसर है स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश बनाम तारा दत्ता। अगला है अभिकरण की संविदा का सार, तो इसका सही आंसर हो जाएगा अभिकर्ता की प्रातिनिधिक हैसियत के साथ पर व्यक्तियों के साथ प्रमुख के विधिक संबंध को प्रभावित करने की शक्ति के साथ है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, संविदा दो या अधिक व्यक्तियों के बीच करार है जो विधेयता प्रवर्तनीय होने के लिए आशयित है और एक पक्षकार द्वारा किसी चीज को करने से प्रवृत्त रखने के लिए अन्य पक्षकार द्वारा उसके समक्ष किए गए प्रस्ताव को प्रतिग्रहण द्वारा संविदा की जाती है। किसका कथन है? तो ये जो है कथन है हाल्सबरी का। ठीक है, अगला एक व्यक्ति द्वारा अन्य को संविदा पर उस प्रयोजन के लिए माल का परिदान कि उन्हें जब प्रयोजन पूरा हो जाता है तब वापस किया जाएगा या उनका परिदान करने वाले व्यक्ति के निर्देशों के अनुसार निस्तारण किया जाएगा, इसे संविदा का कौन सा प्रकार कहा जाता है? तो भैया उपनिधान कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उपनिधान कहा जाता है। ठीक है, का भतीजा उसके घर से फरार हो गया है। उसने अपने सेवक को अपने लापता भतीजे को खोजने के लिए भेजा। जब सेवक चला गया था तब का ने घोषणा की कि किसी व्यक्ति को जो लापता लड़के को खोजेगा पुरस्कार दिया जाएगा। जब सेवक को पुरस्कार के बारे में जानकारी हुई, जब उसने उसे वसूल करने के लिए का के विरुद्ध वाद दाखिल किया किंतु उसका वाद असफल हो गया। यह अवधारित किया गया था कि सेवक पुरस्कार का हकदार नहीं था क्योंकि उसे प्रस्ताव के बारे में जानकारी नहीं थी। जब उसने लापता लड़के को खोजा था, तथ्यों को पढ़ने पर मामले का नाम वह क्या हो भैया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा लालमन शुक्ला बनाम गौरी दत्त। अगला पढ़िए, एक ऋणी एक ही देनदार से कई भिन्न ऋण लेता है और वह भुगतान करता है जो सभी ऋणों को पूरा करने के लिए अपर्याप्त है। ऐसे मामले में प्रश्न उत्पन्न होता है कि किस विशिष्ट ऋण के संबंध में भुगतान विनियोजित किया जाना चाहिए। संविदा अधिनियम की कौन सी धारा इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए प्रावधान करती है? धारा 59 से लेकर धारा 61 तक। अगला आइए,
कौन सी संपत्ति संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 की धारा 6 के अधीन अंतरित नहीं की जा सकती है? तो भैया अधिष्ठायी संपत्ति के अतिरिक्त सुखाधिकार संपत्ति में हित जो व्यक्तिगत रूप से स्वामी तक उसे उपयोग को निर्बंधित करती है, भावी भरण पोषण का अधिकार चाहे जिस ढंग में उत्पन्न हो, सुनिश्चित किया हो या अवधारित किया हो, ये सभी हो जाएंगे। ठीक है, अगला देखिए, का संपत्ति का जिसका वह स्वामी है, खा को का और उसकी आश्रित पत्नी को उत्तरवर्ती रूप से उसके जीवन के लिए और उत्तरजीवी की मृत्यु के पश्चात आश्रित विवाह के सबसे बड़े पुत्र को आजीवन के लिए और उसकी मृत्यु के पश्चात का के द्वितीय पुत्र के लिए न्यास में अंतरित करता है। का क्या सबसे बड़े पुत्र के लाभ के लिए इस प्रकार सृजित हित को प्रभावित किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता है। अगला है कि मध्यस्थम कार्यवाही का प्रारंभ मध्यस्थम एवं 16 अधिनियम 1996 की धारा 9 के अधीन अंतरिम अनुतोष के अनुज्ञात किए जाने या नामंजूर किए जाने पर आधारित नहीं है। उच्चतम न्यायालय ने किस मामले में ऐसा अवधारित किया था? तो फर्म अशोक ट्रेडर्स बनाम गुरुमुख दास सलूजा। अगला है कि हिंदू विवाह अधिनियम 1955 का कौन सा प्रावधान सुलह के संबंध में उपबंध करता है? धारा 23(2) में। देखो धारा 23(2) में क्या कहा गया है कि इस अधिनियम के अधीन अनुतोष प्रदान करने के लिए अग्रसर होने से पूर्व न्यायालय का यह कर्तव्य होगा कि वह दोनों पक्षकारों में पुनः मेल मिलाप करने के लिए हर संभव प्रत्येक प्रयास करेगा। सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के अधीन कौन सी धारा न्यायालय के बाहर विवादों के निपटारे के लिए संबंध में प्रावधान करती है? तो धारा 89 करती है। तो धारा 89 में क्या कहा गया? न्यायालय के बाहर में कोई भी मतलब विवाद को निपटारा कर सकती है। मूल रूप से करारित पालन की अपेक्षा किसी अन्य तुष्टि का प्रतिग्रहण ज्ञात है समझौता और तुष्टि से। ठीक है, ये संविधान नियम की धारा 63 के अनुसार इसे कहा गया है। जहां दो पक्षकारों ने संविदा किया है, उनमें से एक ने संविदा का भंग किया है, वहां अन्य पक्षकारों को संविदा के ऐसे भंग के संबंध में ऐसा प्रतिकर प्राप्त करेगा जिसे ऋजु ढंग से और युक्त रूप से स्वाभाविक ढंग से अर्थात स्वयं संविदा के ऐसे भंग से चीज़ों के सामान्य अनुक्रम के अनुसार विचार किया जाए या फिर ऐसा हो जो पक्षकारों को उस समय जब उन्होंने संविदा की थी विचार से उसके भंग के संभाव्य परिणाम के रूप में होना युक्त रूप से परिकल्पित किया जाए। इस मामले में ऐसा सिद्धांत अवधि कथित किया गया था। तो भैया किया गया था फ्रास्ट बनाम नाइट में, 1854 का मामला था। कब दुर्व्यपदेशन किया गया? व्यथित को क्या वैकल्पिक अनुक्रम उपलब्ध है? तो सभी है, मतलब वह संविदा को निवारित या विखंडित कर सकता है, वह संविदा की अभिपुष्टि कर सकता है और दुर्व्यपदेशन किए जाने पर बल दे सकता है, वह संविदा पर कार्रवाई करने की प्रतिरक्षा के रूप में दुर्व्यपदेशन पर विश्वास कर सकता है। ये सभी सही हैं। अगला है कि सॉलिसिटर ने कतिपय संपत्ति का विक्रय अपने मुवक्किलों में से एक को किया था। मुवक्किल ने बाद में अभिकथित किया कि संपत्ति का पर्याप्त रूप से अधिक मूल्यांकन किया गया था और उसकी संपत्ति द्वारा प्राप्त की गई थी। न्यायालय ने विनिश्चय करने के लिए पक्षकारों के बीच संबंध में विचार किया था। कौन सा भैया? असम्यक असर। ठीक है, तो ये भी संविधान नियम की धारा 16 में प्रावधान किया गया। संविदा की विधि या सुनिश्चित करने के लिए आशयित है कि कोई मनुष्य जो प्रत्याशा करने के लिए प्रेरित किया गया वह होगा, वह वचन जो दिया गया है उसका पालन किया जाएगा, या किसका कथन है? तो भैया एंसन का कथन है। अब विधिक आबद्धता सृजित न करने का आशय पक्षकारों के आचरण से स्पष्ट है। विख्यात मामलों में से किस में से इस पर विचार किया गया था? तो बाल्फर बनाम बाल्फर से। अगला है भारतीय विधि के अनुसार विधिपूर्ण संविदा में प्रतिफल क्या है? वचन ग्रहीता या किसी अन्य व्यक्ति से होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, अगला है कि मुरली राघव का 10,000 रुपये का ऋणी है। यह ऋण सीमा अधिनियम द्वारा समय वर्जित है। इसके पश्चात मुरली ऋण के मद से राघव को 4500 रुपये का भुगतान करने के लिए लिखित में वचन देता है और दस्तावेज पर हस्ताक्षर करता है। यह संविदा क्या है भैया? प्रवर्तनीय है। यह संविदा प्रवर्तनीय है। अगला है अभिकरण का अवसान किया जा सकता है। तो ये पक्षकारों के बीच करार द्वारा भी, अपकर्ता द्वारा प्रत्याग भी, या अपकरण की कारोबार की पूरा करने, यानी कि सभी में। ठीक है, सभी से किया जा सकता है। अगला है क्षति का कौन सा प्रकार क्षतिपूर्ति की संविदा द्वारा आच्छादित नहीं है? तो दुर्घटना जैसे अग्नि या समुद्र के जोखिम से उद्भूत क्षति, यानी कि जो कोई भी क्षतिपूर्ति संविदा द्वारा आच्छादित नहीं, जैसे कोई दुर्घटना हो जाए, जैसे अग्नि हो गया, समुद्र के जोखिम में, तो यहाँ पे लागू नहीं होता है।
अगला है कि डॉट डॉट प्रक्रिया है जिसके द्वारा हितबद्ध पक्षकार विवादों का समाधान करते हैं, कार्यवाही के अनुक्रम पर सहमत होते हैं, व्यक्तिगत या सामूहिक लाभ के लिए सौदेबाजी करते हैं या परिणाम को निर्मित करने के लिए प्रयत्न करते हैं जो उनके पारस्परिक हित को पूरा करते हैं। तो ये बातचीत के माध्यम से हो सकता है। अगला है कि विधिक नीति शास्त्र का मूल उद्देश्य विधि व्यवसाय के सम्मान और गरिमा को कायम रखना, न्याय की उच्चतम मानक की वृद्धि में पीठ और अधिवक्ता संघ के बीच मैत्रीपूर्ण सहयोग की भावना को सुनिश्चित करना, अधिवक्ता का उसके मुवक्किल के विरोधी और साक्षियों से सम्मानजनक और ऋजु लेन देन को स्थापित करना, स्वयं अधिवक्ता संघ में बंधुता की भावना को स्थापित करना और यह सुनिश्चित करना कि अधिवक्ता साधारणता समुदाय के प्रति अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन करते हैं। यह कथन किसका है भैया? यह कथन है मुख्य न्यायमूर्ति मार्शल है, उनका कथन है। उच्चतम न्यायालय ने अवधारित किया कि अधिवक्ता उसकी फीस के लिए उसको सौंपे गए मुकदमे की फाइल पर धाराधिकार का दावा नहीं कर सकता है। किसी व्यवसायी को असंदत्त पारिश्रमिक के लिए किसी दावा के आधार पर उसके मुवक्किल के साथ उसके द्वारा किए गए कार्य से संबंधित वापसी योग्य अभिलेख को प्रतिधारित करने के लिए अधिकार प्रदान नहीं किया जा सकता। विकल्प यह है कि संबद्ध व्यवसायिक ऐसे असंदत्त पारिश्रमिक के लिए अन्य विधिक उपचारों का आश्रय ले सकता है। तो भैया आर.डी. सक्सेना बनाम बलराम प्रसाद शर्मा। अगला है कि अधिवक्ता का उसके मुवक्किल के प्रति कर्तव्य भारतीय विधि के नियमावली के किस नियम में वर्णित है? भैया ये 11 से 33 में है। अगला है कि अधिवक्ता अधिनियम 1961 के अधीन कौन सी धारा नामांकन के संबंध में निर्भरता से संबंधित है? तो भैया 24 का से संबंधित है। ठीक है। अगला है एक ही शीर्षक के अधीन वादग्रस्त पक्षकारों द्वारा जो दो वाद विद्यमान है, एक पहले संस्थित किया गया था जो वर्तमान में लंबित है, दूसरा बाद में दाखिल किया गया जिसे बाद में दाखिल वाद में विवादास्पद मामला अन्य में प्रत्यक्षता और सारभूत रूप से विवादास्पद है और पश्चातवर्ती वाद में दावाकृत अंतोष प्रभावी ढंग से पूर्व न्यायालय द्वारा पारित किया जा सकता है। सिविल प्रक्रिया संहिता की कौन सी धारा बाद में दाखिल और उसकी कार्यवाही के भाग का विनिश्चय करती है? तो धारा 10 करती है। अगला है जहां वादी और प्रतिवादी के बीच पारस्परिक ऋण है वहां एक ऋण का निपटारा दूसरे के विरुद्ध किया जा सकता है। यह वादी की कार्यवाही की कानूनी प्रतिरक्षा हो सकती है और इसे क्या कहा जा सकता है? इसे कहा जा सकता है मुजरा। अगला है निर्णय के पूर्व कुर्की छीनती है। यहाँ पर 4 ऑप्शन है, चारों ऑप्शन में देखेंगे क्या है, जिसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, संपत्ति का अन्य संक्रामण करने की शक्ति को। ठीक है। अगला है 3 स्तंभ जिन पर व्यादेश के प्रत्येक आदेश का आधारित है, तो इसका सही आंसर है प्रथम दृष्टया मामला, अपूर्णी क्षति, सुविधा का संतुलन, यानी कि सी सही जाएगा। डॉट डॉट विधि के प्रश्न के अभाव में अन्य अपीली मामलों में उच्च न्यायालय की राय को प्राप्त करने के लिए अधीनस्थ न्यायालय को समर्थ बनाने के लिए एतद द्वारा त्रुटि निवारित करने के लिए जिसका उपचार बाद में नहीं किया जा सकता, इसका सही आंसर हो जाएगा निर्देश। ठीक है। ये भी सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा है 113, उसमें ये बात कही गई है। योगदायी उपेक्षा का तात्पर्य क्या है? तो भैया व्यक्ति द्वारा या तो स्वयं की या उसकी संपत्ति की सुरक्षा के लिए युक्त सावधानी का प्रयोग करने की असफलता। अगला है जहां उपक्रम परिसंकटमय या अंतर्निहित रूप से खतरनाक क्रियाकलाप में संलग्न है और हानि ऐसे परिसंकटमय या अंतर्निहित रूप से खतरनाक क्रियाकलाप के संचालन में दुर्घटना के कारण किसी व्यक्ति को होती है। उदाहरण के लिए विषैली गैस के निकलने में उपक्रम कठोरता से और आत्यांतिक रूप से उन सभी व्यक्तियों को प्रतिकर का भुगतान करने के लिए दायी है जो दुर्घटना द्वारा प्रभावित होते हैं और ऐसे दायित्व अपवादों में से किसी के अध्ययन नहीं है तो कठोर दायित्व के अपकृत्यात्मक सिद्धांत के मुकाबले प्रवर्तित होता है। यह अवधारित किया गया था श्री राम फूड एंड फर्टिलाइजर्स के मामले में। अगला है अपकृत सिविल अपकार है जिसके लिए उपचार अपनिर्धारित क्षति के लिए कार्यवाही है और जो अनन्य रूप से संविदा का भंग नहीं है या न्यास का भंग नहीं है या केवल अन्य साम्यपूर्ण आबद्धता का भंग नहीं है। किसका कथन है भैया? ये सामंड का कथन है। अगला है मोटर यान अधिनियम 1988 की धारा 20 के अधीन यदि व्यक्ति मोटरयान अधिनियम की धारा 189 के अधीन दंडनीय अपराध से दोष सिद्ध किया गया तो न्यायालय साधारणता क्या कर सकती है? अधिनियम के अधीन निर्भरता के लिए आदेश दे सकती है। अगला है कि ठेका श्रम यानी कि विनियमन और उत्सादन अधिनियम 1970 का उल्लंघन संविदा श्रमिक और प्रमुख संस्थापन के बीच
नियोजन संबंध सृजित नहीं करेगा। ऐसा इस मामले में किस मामले आधारित किया गया था? तो भैया ये स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड बनाम कॉन्ट्रैक्ट वर्क्स यूनियंस में। अगला है कि कंपनी के व्यापार क्रियाकलाप को उससे जारी रखने के आशय के साथ व्यापार मंदी की दृष्टि में अस्थायी रूप से रोका गया था। जब स्थिति में सुधार हो, याचिका कंपनी के समापन के लिए अधिकरण में दाखिल की गई। तो इसका सही है खारिज करने के लिए दायी है। यदि अर्धन्यायिक प्राधिकारी नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन करता है तो समुचित रिट होगी उत्प्रेषण का। क्या होगा? ये जो रिट हो जाएगा उत्प्रेषण का हो जाएगा। अगला है कि सह अपराधी विश्वास के अयोग्य हैं और जब तक उसकी अभिपुष्टि तात्विक विशिष्टताओं में नहीं की जाती हैं वह विधि का उपधारा। ठीक है, विधि की उपधारा इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला इसका है दस्तावेजों के निर्वचन में प्रत्यक्ष संदिग्धता उसे बनाती है। इसका सही आंसर हो जाएगा असाध्य। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा असाध्य हो जाएगा। और अगला है यहाँ पर देख सकते हैं दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की जो धारा है, ठीक है, 1973 की धारा 195 के प्रावधान आज्ञापरक हैं। ठीक है, तो ये जो 195 है इसको 195 न पढ़ के हम लोग पढ़ेंगे 215। क्या पढ़ेंगे? 215 पढ़ेंगे। 215 में ये बात कही कि क्या है, उसका अनुपालन, अभियोजन और सभी अन्य पारिणामिक आदेशों को प्रारंभ करेगा। ऐसे किस मामले में निर्धारित भैया? तो ये हो जाएगा सी मुनियप्पन बनाम तमिलनाडु राज्य में। अगला है कि अग्रिम जमानत प्रदान करने वाला आदेश प्रवर्तनीय होता है तो गिरफ्तारी पर। इसका सही आंसर है गिरफ्तारी पर हो जाएगा। अगला है, और ये जो धारा 438 धारा 438 में ना होकर 482 में है, ध्यान रखना है, ये धारा 482 में है। ठीक है, अगला यहाँ पर संविधान 97वां संविधान संशोधन अधिनियम 2011 द्वारा निम्नलिखित शब्द अनुच्छेद 19(1) के अधीन अंतःस्थापित किया गया था। भैया सहकारी समितियां को इसमें अंतःस्थापित किया गया था। अगला है वैध प्रत्याशा के सिद्धांत का विवेचन निम्न मामले में किया गया था। तो फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया बनाम मेसर्स कामधेनु कैटल फीड इंडस्ट्रीज में ये बात कही गई थी। अगला है उच्चतम न्यायालय ने सेल्बी बनाम स्टेट ऑफ कर्नाटक में अवधारित किया था कि अनिवार्य ब्रेन मैपिंग और पॉलीग्राफ परीक्षण और नार्को एनालिसिस संविधान के निम्न अनुच्छेदों के उल्लंघन में था। तो भैया ये अनुच्छेद 20 और 21 में था। और निष्क्रिय इच्छा मृत्यु की अनुमति कतिपय मामलों में दी जाती है। निम्न में से किससे आधारित किया गया था? एक व्यक्ति हैं, ये जो है उनका नाम है अरोड़ा रामचंद्रन शानबाग बनाम यूनियन ऑफ इंडिया। ठीक है, और कर्मचारी प्रतिकर अधिनियम 1923 के अधीन प्रकल्पित नियोक्ता का प्रकार जो कि किसी नियोजन में उसके सम्मान जिसे कर्मचारी घटना के समय कर रहा था किसी नियोजन में कार्य करने की क्षमता को कम करता है को निर्दिष्ट किया गया अस्थायी आंशिक नियोक्ता में। अगला है कर्मचारी के संबंध में कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम 1948 के अधीन संदेह योगदान में शामिल होगा नियोजक और कर्मचारी द्वारा संदेह योगदान। अगला है यहाँ पर औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 के अधीन कौन सा प्रावधान प्रतिकर के लिए दावा करने के लिए जबरन छुट्टी कर्मकार के प्राधिकार को प्रत्यभूत करता है? धारा 25 का नैसर्गिक विधि विचार है। विधायी शासकों की शक्ति पर तार्किक उद्देश्यपूर्ण पर सीमा। अगला है HLA हार्ट का नाम किस पुस्तक से संबंधित है? तो भैया इसका सही आंसर हो जाएगा द कॉन्सेप्ट ऑफ लॉ। अगला है हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 9 निम्न में से किसके संबंध में प्रावधान करती है? तो दाम्पत्य अधिकारों के पुनर्स्थापन में करती है। अगला है कि पुत्री संयुक्त पारिवारिक संपत्ति के संदर्भ में पुत्र से समीकृत की गई। इसका सही आंसर हो जाएगा हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005 के अधीन। तो ये आज का वीडियो है, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छा जरूर लगेगा।